नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में स्वागत। आज विशेष कार्यक्रम इस तरह से बन गया कि आज महाराष्ट्र, झारखंड और बाई इलेक्शंस के नतीजे आ गए। अभय भाई, ये रिजल्ट आए, वो मुझे अजीब सी चीज ये लगती है कि ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, मुझे लगता है इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मनोरंजन से भी गया बीता है। महाराष्ट्र में जिस तरह की रिजल्ट आए हैं, एक भी ओपिनियन पोल जो अपने को कहता है, हमारा और ओपिनियन तो लोगों की बातचीत करके उस पर डिपेंडेंट है। ये लोग कहते हैं हमने बात की होगी। मैं उसी से शुरुआत करना चाह रहा हूं कि एक भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं आसपास था जो रिजल्ट दोनों जगह पे आया, ना महाराष्ट्र ना झारखंड। इस पे पहली टिप्पणी इसी से। देखिए, मोटे तौर पे तो आपकी बात सही है, लेकिन वी हैव टू गिव डेविल इट्स ड्यू। एक्सिस माई इंडिया और उनके जो संचालक हैं प्रदीप गुप्ता, उन्होंने कल सोशल मीडिया पर एक पोल किया था, एक एग्जिट पोल किया था उन्होंने। मतलब जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन एग्जिट पोल किया था उन्होंने। जी। तो उन्होंने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि झारखंड में कांग्रेस प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठजोड़ को 51 या 52 सीटें मिलेंगी, ये उन्होंने कहा था। और वो बिल्कुल ठीक निकला उनका कहना। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था कि महायुति को 200 के पार सीटें जाएंगी। तो हमने ना उनकी झारखंड वाली बात पे यकीन किया था और ना वहां की बात पे यकीन किया था, लेकिन उनके दोनों ही भविष्यवाणियां उनकी बिल्कुल सही निकली, बिल्कुल सही। जैसा लगता है तो उनसे पूछ के ही वोटरों ने वोट दिया हो और निर्णय आया हो, इतनी ज्यादा सही निकली। ये वही प्रदीप गुप्ता हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिनकी साख सबसे ज्यादा गिरी थी। उसके बाद हरियाणा चुनाव में भी इनका एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुआ था, लेकिन इस चुनाव में झारखंड में भी उनका एग्जिट पोल एकदम सही साबित हुआ और महाराष्ट्र में भी उनका एग्जिट पोल एकदम सही साबित हुआ। लेकिन अगर इसको, ये एक अपवाद है, अपवाद स्वरूप ये सफलता जो है अपवाद स्वरूप है। बाकी बात आपकी बिल्कुल सही है कि बाकी जितनी भी एजेंसियां थी एग्जिट पोल करने वाली, उन्होंने किसी ने इस ट्रेंड को नहीं पकड़ा। केवल CSDS लोकनीति ने जो एक ओपिनियन पोल और एक प्री पोल और पोस्ट पोल मिला जुला एक उन्होंने किया कल जिनके साथ हम लोगों की चर्चा हुई थी ABP चैनल पर, उन्होंने एक ट्रेंड पकड़ा था जो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड था। हालांकि उनका झारखंड वाला ट्रेंड बिल्कुल गलत साबित हुआ और उन्होंने कहा झारखंड में NDA को 2% की लीड है, 2% की बढ़त है, वो गलत साबित हुआ। वहां तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठजोड़ एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने की तरफ जा रहा है। वो तकरीबन 60 के करीब पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार गिरती ही जा रही हैं। वो बहुत अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व जीत हासिल कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई टोना टोटका नहीं चला, इसमें भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में उनका कहना यह था कि महायुति को 4% की बढ़त है। वो तो उनकी बात सही नहीं निकली, महायुति की बढ़त तो 10% से भी ऊपर की साबित हुई। लेकिन उन्होंने एक सुराग छोड़ा था अपने पोल में। वो सुराग ये था कि महाराष्ट्र में करीबन 35 से 40% वोटर उन्हें ऐसा मिला जो ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि वो किसको वोट देगा। उसका कहना यह था कि हम आखिर में तय करेंगे करीब। इसीलिए महाराष्ट्र में कोई लहर या कोई जिस तरह सुनामी जैसा रिजल्ट आया, जैसे कि महायुति की सुनामी चल रही हो वहां पर, वो इसीलिए आया कि वोट डालने के 1-2 दिन पहले ही लोगों ने तय किया है, बहुत से लोगों ने, कि वोट वो किसको देंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र में लड़ाई बहुत कड़ी थी। दोनों पक्ष अपनी दावेदारियां जम के व्यक्त कर रहे थे और दोनों की दावेदारियों में निर्णय करना वोटर के लिए आसान नहीं था। इसीलिए वोटर ने बिल्कुल आखिरी 40%, आमतौर पर क्या होता है हर चुनाव में 15 से 20% ऐसे वोटर होते हैं जो कि फेंस सिटर होते हैं, जो बीच में बैठे होते हैं। इनकी पार्टी निष्ठाएं पूर्व निर्धारित नहीं होती हैं, वो स्पष्ट होती हैं उनकी पार्टी निष्ठाएं। लेकिन महाराष्ट्र में 40% वोटर, 35 से 40% के बीच वोटर ऐसा था जिसकी पार्टी निष्ठाएं स्पष्ट नहीं थी और वो बीच में बैठा हुआ था, उसने ऐन मौके पर वोट दिया। अब ये हमारे लिए कयास लगाने, चर्चा करने, विश्लेषण करने का विषय है
कि उसने महायुति को क्यों चुना, उसने महाविकास आघाड़ी को क्यों नहीं चुना। ये प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन हमें वहां पर कोई लहर क्यों नहीं दिखाई पड़ी, उसका कारण यह है कि लहर मतदान के 24 घंटे पहले थी ही नहीं। ये लहर मतदान के 24, 36 या 48 घंटे पहले बनी है, क्योंकि तब उन लोगों ने तय किया कि हमें किसको वोट देना है और पूरी तरीके से चुनाव उधर शिफ्ट हो गया। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में दोनों ही मोर्चों को 43-43% वोट मिला था, 43+43+ मिला था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी था, उसका 10% से ज्यादा वोट कम हो गया और वो वोट इधर आ गया। इनका वोट 48 से 50% से ऊपर चला गया। अभी तो चूंकि सीटें अभी घोषित होनी शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए हम मतदान प्रतिशत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी जब मैं टैक्सी से आ रहा था एबीपी चैनल से, तो मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट मैंने देखी, तब मैंने पाया कि उनके वोट जो है ना 10% से ऊपर का दोनों के बीच में फर्क है। तो इस तरीके से पूरा मामला हुआ है। तो मुझे लगता यह है कि ये हम लोगों की शुरू से राय ये थी कि इन चुनावों में करारी टक्कर है। ये वास्तव में टक्कर थी। वोटरों ने बिल्कुल आखिर में निर्णय लिया, इस बात का सबूत है कि ये करारी टक्कर थी। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में भी मुझे लगता था कि टक्कर है, लेकिन जो हमदर्दी वाला फैक्टर है वो हेमंत सोरेन के साथ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी एडवेंचर ना किया होता, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में ना डाला होता, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जीतने में, इस चुनाव में इतनी बड़ी हार ना देखनी पड़ती। जी आनंद जी। मैं अभी भाई एक चीज कहूंगा, लेकिन जब मुझे ठीक से याद है, मोदी जी चुनाव के बीच में उनका विदेश दौरा था, वहां चले गए। अमित शाह साहब मणिपुर के चलते उन्होंने कहा कि हम बीच में नागपुर से वापस आ गए, चुनावी मीटिंग रद्द करके। उस समय एक इस तरह का ये इंटरप्रिटेशन हो रहा था कि ये शायद चुनाव की धार पहचान गए इसलिए भागा है। तो अब मुझे एक इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि हाँ, धार पहचान गए थे, वो कॉन्फिडेंट थे कि अब जीत जाएंगे, अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, लाडली बहन योजना, बटोगे तो कटोगे, पैसा बांटना, इन सब ने भी प्रभाव डाला इलेक्शन पे? ये देखिए, दो अलग अलग करके देखिए। एक तो ये है कि भाजपा ने जो एक विचारधारात्मक किस्म की मुहिम चलाई, जिसके अंदर बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया गया, योगी जी ने वहां जाके भाषण दिए और फिर उस नारे के इर्द गिर्द वहां पे एक बहस हुई, महायुति के घटक दलों के बीच में भी बहस हुई और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहस हुई। और हम लोगों ने इसकी चर्चा कमोबेश थोड़ी बहुत पब्लिक इंडिया के मंच पर की भी है। मैं कहना ये चाहता हूं कि लाड़की बहन योजना, माझा लाड़की बहन योजना जो है, उसका इस विचारधारात्मक मुहिम से हम लोगों को उसको अलग करके देखना चाहिए। ये योजना बहुत प्रभावी साबित हुई, बहुत ही अधिक प्रभावी साबित हुई। ये धीरे धीरे करके उन्होंने 2.5 करोड़ लड़कियों को उन्होंने ये फायदा पहुंचाया और इससे उनके परिवारों के ऊपर असर पड़ा। ठीक इसी तरह की योजना सीमा के उधर झारखंड में मैया सम्मान योजना, मैया मीन्स घर की सबसे छोटी बेटी, को योजना संबोधित थी। वहां हेमंत सोरेन को इसका बहुत जबरदस्त लाभ हुआ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब कोई किसी योजना के लाभार्थी नए नए बनते हैं तो वो सरकार के प्रति काफी कृतज्ञता महसूस करते हैं। जब वो योजना थोड़ी पुरानी हो जाती है तब वो इतना ज्यादा कृतज्ञ महसूस नहीं करते, तब वो उनका हक बन जाता है और फिर वो एक रोज वो मदद मिलना उनके लिए रोजमर्रा की चीज हो जाती है और फिर नई योजना की वो अपेक्षा करते हैं। तो ये दोनों योजनाएं नई है, इसलिए इधर हेमंत सोरेन की सरकार को उसका फल मिला और उधर महायुति की सरकार को उसका फल मिला। जहां तक विचारधारात्मक मुहिम का सवाल है, मेरा मानना है विचारधारात्मक मुहिम का न तो महाराष्ट्र के वोटरों ने उसके हिसाब से वोट दिया और न ही झारखंड के वोटरों ने उसके हिसाब से वोट दिया। एक और तथ्य इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि महाराष्ट्र देश का एक ऐसा प्रांत है जहां पर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण 35 से 40% के बीच हुआ है।
यानी महाराष्ट्र बहुत अधिक शहरी किस्म का राज्य है महाराष्ट्र। तो जो जो राज्य बहुत शहरी किस्म के होते हैं वहां पर सांप्रदायिक अपील, हिंदुत्व की अपील, भारतीय जनता पार्टी का असर है, और इस प्रकार के विचारधारात्मक नारे मध्य वर्ग के बीच में, खुशहाल लोगों के बीच में, जो खुशहाल भारत के नए नए जो राष्ट्रवादी हैं, जिन्हें राष्ट्रवाद का प्याज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जो है, इन लोगों पे उनका बहुत असर होता है। और भाजपा जब से भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ बना है, ये शहरों के मतदाताओं की दम पे ही ये लोग टिके रहे हैं। शहरों के मतदाता ही इनकी चालक शक्ति का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र में ये एक बड़ा फैक्टर है। उसके मुकाबले अगर आप झारखंड को देखें तो झारखंड में जो शहरीकरण है वो बहुत कम है। झारखंड में शहरीकरण 20% से भी कम है। तो वहां पर ये जो सांप्रदायिक किस्म के नारे होते हैं उनका असर और भी कम होता है। अभी जी मैं एक चीज और कहूंगा कि अभी तक जो ट्रेंड आया है बहुत सालों में कि जो भी रीजनल पार्टीज होती हैं उसका जो मात्र संस्थान, एक तरह से जो पेरेंट दल होता है, वो जब दो उसके कोई हिस्सा टूट के उसके सामने लड़ता है तो जो ओरिजिनल रहता है जिसमें उस घर के लोग रहते हैं उसको लोग वास्तविक दल करके या उसको लेगेसी मिलती है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को छोड़ के जो शिवसेना शिंदे है वो वोट वहां शिफ्ट हुआ। शरद पवार जिनकी बनाई हुई पार्टी एनसीपी है उनको छोड़ के उनका वोट शिफ्ट हुआ उनके भतीजे की तरफ अजीत पवार। ये अभी कुछ दिन पहले तो लोकसभा में लेगेसी इन्हीं लोगों के पास रही थी। देखिए कुछ हम कुछ लोचा हम समीक्षकों का भी है, हमें समीक्षा करनी है, हमें तर्क ढूंढने हैं, ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या हुई, जिससे हम लोग तमाम ये सब करते रहते हैं। और बहुत सी बातें हम लोगों की सही भी होती हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे। अभी देखिए लोकसभा चुनाव में तो सारा पलड़ा इस तरफ झुका हुआ था। हम लोगों को देखना ये चाहिए कि महाराष्ट्र के वोटरों ने, खासतौर से दलित वोटरों ने, आदिवासी वोटरों ने और ओबीसी वोटरों ने इस बार महायुति को क्यों चुना। अगर हम इसका पता लगाने की कोशिश करें और इसमें कुछ थोड़ा हमें सुराग मिल पाए तो हम ज्यादा अच्छी चुनाव समीक्षा कर पाएंगे। ये जो कौन असली है, कौन नकली है, कौन असली, ये सब करने से ये बहुत ज्यादा ये कार्यकर्ताओं के बीच में ज्यादा चलता है, मेरा कहना है। देखिए 3 तरह की पब्लिक होती है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था आपके सामने। एक पब्लिक होती है कार्यकर्ताओं की, बिल्कुल विचारधारा में विचारधारा में दीक्षित, पार्टी निष्ठा से बधे हुए और नेता के गुण गाने वाले। ये कार्यकर्ता दिन रात जो वही काम करते हैं, पार्टी से बहुतों को तनख्वाह भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। कार्यकर्ताओं के निजी और सार्वजनिक स्वार्थ पार्टी से बंधे हुए होते हैं और नेता से बंधे हुए, वो कार्यकर्ता विशाल संख्या में होते हैं। फिर उन कार्यकर्ताओं से एकदम निकटतम रहने वाली पब्लिक जो बिल्कुल कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ी हुई है, एक वो पब्लिक होती है। एक पब्लिक और व्यापक होती है जो दूर होती है, नेता कार्यकर्ताओं के जरिए और कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई निकटतम पब्लिक है, उसके जरिए उस व्यापक जनता की चुनावी गोलबंदी करता है। तो ये मेरा मानना ये है कि ये ज्यादा फर्क की बात है। ये कौन असली है, कौन नकली है, किसके पिताजी पार्टी के नेता थे, कौन किसकी संतान है, किसकी रगों में किसका खून बह रहा है, वो कार्यकर्ताओं के स्तर पे वो चीज ज्यादा प्रभावी होती है। आम वोटर मुझे नहीं लगता कि इन बातों को देख के वोट देता है। नहीं, आम वोटर वो सब विचारधारात्मक किस्म के नारे लगते हैं, वो भी जो पहले से स्थापित जनाधार है, उस जनाधार को उत्तेजित करने के लिए, उसको जोश दिलाने के लिए वो नारे काम करते हैं। लेकिन वो नारे कोई नया वोट नहीं जोड़ते हैं पार्टी में, पार्टी के वोटरों में कोई नया वोट नहीं जोड़ते हैं। अब ये मुझे एक चीज और लगती है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 149 में 132 सीट, मतलब 89% का स्ट्राइक रेट अगर है, असाधारण है जी। तो मुझे एक चीज लगती है कि हम लोग कुछ भी कह लें, अंतोगत्वा ये प्रबंधन और उनके संगठन, इसका ज्यादा महत्व है बनिस्पत नेता का जो कैंपेन होता है, क्योंकि 89% का स्ट्राइक रेट बिना अच्छे प्रबंधन और अच्छे संगठन के नहीं आ सकता। इस पे एक छोटी टिप्पणी। देखिए इसमें समझा ये जा रहा है, आज मैंने कई दूसरे अच्छे चुनाव समीक्षकों से चर्चा भी की इस बारे में, उससे भी कुछ रोशनी मिलती है, बातचीत को समझने में मदद मिलती है कि आमतौर पे 3 या 4 पहलू ऐसे हैं जो पार्टियां अगर सफलतापूर्वक उन पहलुओं को संबोधित कर लें तो वो चुनाव जीतने के नजदीक पहुंच जाती हैं और फिर वो अच्छा चुनाव जीतती हैं। ऐसे एक पहलू ये है कि
एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहली बात तो यह है कि उस पार्टी की सरकार होनी चाहिए ताकि वो रेवड़ी बांट सके, क्योंकि जैसे कि जो सरकार में होते हैं, जब वो कहते हैं कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं या दे रहे हैं, या पैसा हमने देना शुरू कर दिया, और विपक्ष के लोग कहते हैं हम भी देंगे, तो लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो सरकार पैसा दे रही है, क्योंकि उसके सरकार के जरिए उनके हाथ में पैसा आ रहा है। दूसरा, इस चक्कर में क्या होता है कि उनके नैरेटिव के ऊपर वो लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। और तीसरा पहलू है माइक्रो मैनेजमेंट का, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ये तीनों काम बहुत कामयाबी से कर पाई। उसकी नारेबाजी और फिक्रेबाजी भी खूब थी जम के। उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट भी वही सफलतापूर्वक कर रही थी, और रेवड़ी भी उसने जम के बांटी। किसी ने नहीं बांटी इतनी ऐतिहासिक रूप से रेवड़ी बांटी। जी। झारखंड में उसकी फिक्रेबाजी झारखंड के किरदार के मुताबिक नहीं थी, जैसे घुसपैठिए वाली फिक्रेबाजी थी। उसका आदिवासियों पे कोई असर नहीं पड़ा, संथाल परगना वगैरह पूरे इलाके में कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद में रेवड़ी बांटने की क्षमता हेमंत सोरेन के पास थी, क्योंकि वो सरकार में थे, वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी। भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट करने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के आदिवासी चेहरे उतारे, बहुत ज्यादा किया, लेकिन वो उसमें कामयाब, उस तीन में से केवल एक ही काम कर पाई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसको वहां पर उतनी कामयाबी नहीं मिली। अगर आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें, आप देखेंगे कि चुनाव जब तक खत्म होगा पूरी तरह, यानी सब सारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चे का स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। वहां भी वो आश्चर्यजनक जीत की तरफ बढ़ रहा है। जी। भाई उन्होंने करीब 50 के आसपास उन्होंने सीटें लड़ी हैं, और उसमें से वो 33 या 35 तो करीब जीतने के नजदीक पहुंच ही चुके हैं। मतलब वहां उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है उनका। जी, मैं एक चीज और जरा समझना चाहूंगा। अब चीफ मिनिस्टर को जैसा है कि भाई 132 सीटें हैं, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं बीजेपी को छोड़ के, लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर लेके थोड़ी बहुत खींचतान अभी रहेगी कि बिल्कुल डिसाइडेड हो चुकी है? भयंकर होगा ये खींचतान। अरे भाई खुद श्रीकांत शिंदे ने जो उनकी पहला बयान दिया, उन्होंने हम लोगों के सामने बोल रहे थे, ऐसा भी नहीं किसी ने हमें बताया हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री मैं हूं, और बड़ी पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये कोई नियम नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर उनके प्रवक्ता ने यह कहा कि अगर बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना होता तो बीजेपी के तो पिछले 2.5 साल से 105 एमएलए हैं, उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? तो वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है अपनी तरफ से। अजित पवार की बीवी ने, सुनेत्रा पवार ने कह दिया है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। इस मामले में अपनी महत्वाकांक्षाएं व्यक्त करने में वो लोग कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। और ये जब पहले कहा गया कि तीनों की मिलीजुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें ये दोनों नहीं आए, केवल देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, अब इसका दूसरा खींचतान खूब जम के है, दावेदारियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि चुनाव नतीजे जिस तरह के हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये दोनों देवेंद्र फडणवीस को या भाजपा के नामजद व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने से रोक पाएंगे। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सीटों पर बढ़त ले चुकी है कि भाजपा को अब केवल 16-17 और एमएलए चाहिए निजी तौर पर अलग से अपना बहुमत करने के लिए, और इतने एमएलए तो भाजपा निर्दलियों में से जुगाड़ कर लेगी। और हम लोगों को पता है कि शिंदे की पार्टी में और पवार की पार्टी में भाजपा के लोग लड़े हैं, भाजपा के लोग उनके टिकट से लड़े हैं, तो वो सब लोग हैं। कई इस तरह के, मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें भाजपा को रोक पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर भाजपा के 100 या उससे कुछ 4-5 सीटें 100 के आसपास आती ना, तब इनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होती। जी। मैं एक चीज और बहुत ज्यादा मिल गया, और उस बहुमत की जो मोटिव फोर्स है, जो प्रोपेलिंग पावर है, वो भाजपा के पास है। जी, मैं एक चीज और कहूं, मैं भी कुछ जगह था अभी अपने चैनल पे, दूसरे चैनल पे, एक चिरपरिचित वही हो गया है। लोग फिर काफी लोग हमारे साथी अब कांग्रेस पे टूट पड़े हैं कि कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस ने फलाना किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने। आपको लगता है कि कांग्रेस की सारी गलती है? देखिए, कांग्रेस में एक स्ट्रेटजिकल डेफिसिट तो है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो हरियाणा में भी दिखाई पड़ा। देखिए, हरियाणा की थाली तो पकी पकाई सजी सजाई थाली थी।
ठीक है, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग की बदमाशियां और ये सब इन चीजों की वजह से कांग्रेस फिर भी जीत सकती थी चुनाव ये, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से चुनाव हारने में कोई कमी वहां पर नहीं की। ये तो मानना पड़ेगा। दूसरे, महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो मुस्लिम संगठनों द्वारा जो फतवे दिए जा रहे थे खुलेआम कि सारे वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी को दिए जाने चाहिए, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव और नुकसानदेह साबित हुए होंगे। आप पहले तो मुसलमान चुपचाप बैठे हुए थे और उनके जो धार्मिक या राजनीतिक नेता होते थे उन्होंने बोलना चालना बंद कर दिया था, इस सोच के कि उनके मुकाबले हिंदू प्रतिक्रिया ना हो जाए। लेकिन 4 जून के परिणाम के बाद इनका मन फिर खुल गया और फिर से ये पुरानी शैली के अंदर दावेदारियां अपनी करने लगे। तो उसकी कुछ ना कुछ जरूर एक हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया हुई होगी। कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब चीजें इनके लिए नुकसानदेह हुई हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में लड़ाई कड़ी थी। लड़ाई अगर कड़ी नहीं होती तो ये 40% फेंस सिटर वोटर, बीच में बैठा हुआ वोटर नहीं होता। महाराष्ट्र के चुनाव का जो फैसला हुआ है उस फैसले को अच्छी तरीके से समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी यही है कि हम इस 40% बीच में बैठे हुए वोटर के मानस को पढ़ सकें कि ये दरअसल क्या चाहता था और इसने किस लिए महायुति को वोट देने का फैसला किया। अब भाई मैं 2 चीफ मिनिस्टर की बात करूंगा। इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर हम कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि उसके पास एक स्ट्रेटेजिक डेफिसिट था, तो झारखंड में भाजपा उसी स्ट्रेटेजिक डेफिसिट की शिकार थी। मैं 2 चीफ मिनिस्टर की बात करूंगा। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जैसा अभी तो लीड है, फाइनल नहीं निकला है, लेकिन 9 में से 7 सीट अगर वो अपने खाते में कर ले रहे हैं, तो क्या वो चैन से, उनके लिए थोड़ा चैन वाले दिन है, या महाराष्ट्र की इतनी बड़ी जीत है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फिर अपनी कोशिश करेगा उनको हटाने? देखिए, आमतौर पर उपचुनाव में सत्ताधारी दल जीतता है और अच्छे उपचुनाव में आसानी से जीत जाता है सत्ताधारी दल। हमें ये देखना होगा जब तक चुनाव मेरे ख्याल से आज शाम तक या कल सवेरे तक सारे नतीजे फाइनल होके आ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में कितने अंतराल से ये लोग जीते हैं, कहाँ इनका अंतराल कम है, कहाँ समाजवादी पार्टी का क्या अंतराल है, मार्जिन क्या है। इन सब चीजों को देखने के बाद इन बातों पर टीका टिप्पणी करना आसान होगा। इसलिए अभी उपचुनावों की बात को छोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश की। बाकी जगहों पे आप देखिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, टीएमसी ने उनको पूरी तरीके से परास्त कर दिया। तो कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में जरूर समाजवादी पार्टी की केवल 2 सीटें पक्ष में गई हैं और अच्छे अंतरालों के साथ इनके गई हैं। ये देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी ने दूसरी सीटों पर संघर्ष किस किस्म का किया, उनको वोट क्या मिला। मैं एक चीफ मिनिस्टर दूसरे हैं हेमंता बिस्व शर्मा साहब, वो तो बिल्कुल आके डट गए थे, और जिस तरह का उन्होंने कैंपेन और जिस तरह की वो सब चलाया झारखंड में, वहां से तो रिजेक्ट हुए। क्या उसका असर कुछ असम में भी पड़ेगा कि अब वो थोड़े शांत हो गए? भाजपा का जो स्ट्रेटेजिक डेफिसिट झारखंड में दिखाई पड़ा है उसके जिम्मेदार तो हेमंत बिस्व शर्मा है, उसके दूसरे जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान है। भाई शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा तो असम से आए थे, शिवराज सिंह चौहान भी तो वहां अड्डा लगा जमाए बैठे हुए थे पूरी तरीके से, जो हेमंत बिस्व शर्मा से ज्यादा वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, और वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी है। ये दोनों ही पूरी तरीके से वहां पर नाकाम रहे। ये लोग आदिवासी क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पाए, और भाजपा के आला कमान ने हेमंत बिस्व शर्मा को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की जो गलती की थी बहुत बड़ी, इसको मैं ईडी एडवेंचर बोलता हूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसको हम लोग किसी तरह कमतर करके ना देखें। ये भाजपा झारखंड में जो चुनाव हारी है वो बुरी तरह चुनाव हारी है। महाराष्ट्र के बड़ा प्रदेश है, आकार बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र का राजनीतिक महत्व बहुत है, इसलिए झारखंड की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन झारखंड के चुनाव में बहुत ही बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह बहुत बुरी हार महाविकास आघाड़ी की वहां हुई है, बुरी हार यहाँ पे हुई है उनकी। इसमें आप देखिए कि ये लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाए कि झारखंड में जनता क्या चाहती है। मुझे लगता है कि भाजपा झारखंड के शहरी क्षेत्रों में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। धीरे धीरे करके निकल के आएंगे पूरे आंकड़े, कल तक हम लोग साफ कर लेंगे इस बात पर। अगली बार हम लोग थ्रेशोल्ड करेंगे पूरी तरह। अबे भाई, परसों से लोकसभा शुरू हो रही है और एक नया सांसद प्रियंका गांधी दिखाई देंगी। तो कांग्रेस का जो भी
थोड़ा डाउन वो है, प्रियंका गांधी के आने से उसमें थोड़ा, उसमें लोगों में थोड़ा उत्साह रहेगा कि प्रियंका गांधी जब लोकसभा में देखिए, अंदर मैं एक बात कहूंगा आपके सामने, आप भी इस बात पे गौर, आप भी अपनी राय दें। मेरे ख्याल से आप भी अभी अगर राय देना चाहें तो उसका स्वागत है। मेरा मानना है कि हम लोगों को इन विधानसभा चुनाव के नतीजों को भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। एक तो लोकसभा चुनाव बहुत दूर है, दूसरा ये है कि हमने देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव थे जो जून में इनका नतीजा आया, उनके पहले भाजपा ने 3 असाधारण विधानसभा जीतें दर्ज की थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो उन्होंने कांग्रेस से छीना था भाजपा ने, और उस समय मोदी ने और भाजपा ने बहुत डींगे मारी थी उन्होंने, और एक ऐसा माहौल बन गया था जैसे कि लोकसभा चुनाव में अब कोई टक्करी बाकी नहीं बची है, कोई सब मामला एक तरफा है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो गया, जैसे ही लोकसभा चुनाव शुरू हुआ सब साफ साफ दिखने लगा कि मोदी सरकार के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। मैं इस बात को बिल्कुल बार बार कहूंगा और इस बात को दोहराऊंगा कि इस वक्त देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, मोदी सरकार का जो कुशासन है, जब 2029 के चुनाव होंगे या उससे पहले अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को काफी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य कुशासन है, बहुत सामना करना पड़ेगा। तब केवल इसलिए नहीं बच जाएंगे कि आपने फलाना विधानसभा चुनाव जीत लिया था। जी, महाराष्ट्र की जीत तब नहीं बचा पाएगी इनको। लेकिन अब भाई मेरी एक बहुत छोटी टिप्पणी करके मैं अगला प्रश्न ले लूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बीजेपी नैरेटिव सेट करने में थोड़ा कामयाब हो रही है कि हम इनविंसिबल है, हमारे पास ऐसा संगठन, ऐसा प्रबंधन नहीं है, नहीं, कहाँ इनविंसिबल है। अभी आप देखिए ना, हम क्यों मान रहे हैं इस बात को, हम लोगों को तो कम से कम नहीं मानना चाहिए। अभी आप देखिए ना, बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि वो झारखंड की पराजय को कम कर, पराजय की चर्चा ही ना करे। वहां तो हालत ये भी, टीवी स्टेशन पे हम लोगों को कहना पड़ रहा था कि भाई झारखंड आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी है, आप महाराष्ट्र के इतने महाराष्ट्र सेंटर्ड क्यों हो रहे हैं? ठीक है, महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, इससे क्या होता है कि आपके प्रधानमंत्री ने, आपके गृह मंत्री ने झारखंड में रैलियां नहीं की हैं? जब हरियाणा चुनाव चल रहा था तब से झारखंड में रैलियां कर रहे हैं ये लोग। महाराष्ट्र जाना तो बाद में शुरू हुआ, झारखंड से उनको बड़ी उम्मीदें थी। झारखंड मुक्त मोर्चे के कितने बड़े बड़े नेताओं को तोड़ के लाए, चंपई सोरेन को तोड़ा, सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव में ही तोड़ दिया था इन्होंने, मधु कोड़ा की बीवी को चुनाव लड़ाया इन्होंने, और उससे पहले वो अपने एक निशिकांत दुबे नामक सांसद को लगा रखा था झारखंड मुक्त मोर्चे को तोड़ने के लिए। ऑपरेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा तो ये कम से कम 1-1.5 साल से चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया, जेल में रखा, क्या क्या नहीं किया झारखंड चुनाव जीतने के लिए। ये झारखंड चुनाव हर कीमत पर जीतना चाहते थे, बुरी तरीके से हारे। ये कहां के इनविंसिबल है? कितने दिनों से जम्मू कश्मीर। जी हाँ, बोलिए। नहीं, मैं खत्म, क्योंकि एक चीज और हो रही है इस तरह का भी। मैं ये बीजेपी क्या नैरेटिव चला रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिमाग बीजेपी का कहना है कि देखिए भाई, लोकसभा चुनाव में तो थोड़ा हमारा वो था, लेकिन आरएसएस अब एक्टिव हो गई। आरएसएस के एक्टिव होते ही देखिए महाराष्ट्र में ये चुनाव, क्या आरएसएस इतना बड़ा फैक्टर थी? भाई ये बात जरूर कही जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आरएसएस बनवासी कल्याण आश्रम के जरिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनवासी कल्याण आश्रम के जरिए आदिवासियों में कितना काम करता है, कितने बड़े बड़े उसके दावे हैं आदिवासियों के हिंदूकरण के, हैं? क्या हुआ साहब, आदिवासियों झारखंड के आदिवासियों ने वोट क्यों नहीं दिया इनको? तो जहां पे चुनाव जीत जाते हैं वो आरएसएस श्रेय लेने के लिए पहुंच जाता है। जहां चुनाव हार जाते हैं वहां पे वो तो वही जंग है नहीं कि जहां चुनाव जीत जाते हैं, मोदी जी की वजह से जीते, चुनाव हार जाते हैं और नड्डा जी की वजह से हार गए, उस टाइप का मामला है। जी अबे भाई, बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, अडानी जी की समस्या पर विराम लग गया है कि पूर्ण विराम लग गया? देखिए, हम लोग भारत में अडानी के ऊपर कोई भी बहस करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी के ऊपर आज तक जितने भी आरोप लगे हैं उससे कोई, उन आरोपों को हमें भूल जाना चाहिए, वो कुछ और ही। ये जो नया मसला, टीवी पे कोई कितनी कलाबाजियां खा ले, अडानी जी खुद कौन सा सफाई दे दें, खंडन कर दें, भाजपा के प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे, भक्तगण कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क। अमेरिका में जो न्याय प्रक्रिया चल रही है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वहां पर फेडरल कोर्ट ने इनका वारंट निकाल दिया है। नियम यह है कि जब वहां पर इंडाइटमेंट होता है
और इंडैक्टमेंट आसानी से होता, जूरी कर रहा है, वहां ग्रांड जूरी बैठा था, हम लोगों को पता नहीं था, 2 साल से मुकदमा चल रहा था, साथ साथ में FBI इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अमेरिका की 3 बड़ी एजेंसियों ने, एक एजेंसी है SEC, जो वही है जो यहाँ की सेबी है, वो वहां पे SEC है, SEC, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, और अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट, इसका हिंदी में अनुवाद हुआ अमेरिका का कानून मंत्रालय। इन तीनों ने मिलकर एक जांच की। ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में फेडरल कोर्ट में एक ग्रांड जूरी बैठा, 2 साल से प्रक्रिया चल रही थी, इसमें इनके वकील भी जाके दलीलें दे रहे थे अडानी जी के, और तमाम जो उनके पास सबूत थे, जिसमें अडानी के भतीजे का सेलफोन उन्होंने जब्त किया, उसके तमाम सेलफोन की इतनी सामग्री थी वो सब उन्होंने देखी, एक्सेल शीट से, सबके आधार पर उन्होंने तय किया कि ये आदमी अपराधी है, इसने अमेरिकी इन्वेस्टरों का 25,000 करोड़ रुपए झूठ बोलकर, झांसा देकर लिया है, और उससे उन्होंने हिंदुस्तान में रिश्वत दी। ये मोटा मोटा ये मामला है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वहां पे नियम ये है कि जैसे ही इंडैक्टमेंट होगा, आपको कटघरे में खड़ा जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका वारंट निकल जाएगा। अब इस वारंट को केवल एक ही व्यक्ति खत्म कर सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके पास विशेषाधिकार है। वो चाहे तो एक ऑर्डर पास करके कह सकता है कि ये भाई वारंट खत्म करते हैं, रद्द करते हैं, अडानी जी बिल्कुल दोष मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा दुनिया की कोई भी ताकत ना उस चुनाव, ना उस कानूनी प्रक्रिया को धीमा कर सकती है, और ना ही उसको खत्म कर सकती है। इन 3 में से 2 ताकतों, FBI ने और जस्टिस डिपार्टमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही 2 भारतीयों के खिलाफ इंडैक्टमेंट किया था। उसमें एक का नाम था विकास यादव और एक का नाम था निखिल गुप्ता। तब भारत सरकार ने उनके आरोपों को चुपचाप मान लिया था। अब यहाँ पे कलाबाजियां खाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा आदमी दांव पे, उसके साथ मोदी भी दांव पे लगा हुआ है, चंद्रबाबू नायडू की पूरी राजनीति में चंद्रबाबू नायडू भी फंसा हुआ है पूरी तरीके से। तो ये सब लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर, सब लोग दुविधा। मोदी जी लगातार अपने आप, पहली बार अडानी से दूर करते हुए दिख रहे हैं अपने आप को। भाजपा के सारे प्रवक्ताओं की 2-3 दिन से कवायद यही है कि किस तरीके से वे दिखा सकें कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी का अडानी से कोई वास्ता नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक तो वो अडानी को अपने कंधों पर उठाए हुए घूम रहे थे। तो ये बिल्कुल अलग किस्म की चीज है। ये मेरे ख्याल से जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, उसमें जो कोल स्कैम वगैरह हालांकि कोई साबित नहीं हुआ, वो जो आए थे, उनके बाद सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में अडानी जी के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है ये मसला। इसमें उनको सजा हो गई तो जेल जाना पड़ेगा वहां अमेरिका में इनको, या अमेरिका भारत सरकार को लेटर लिख के भेजेगा कि आप प्रत्यार्पण कीजिए इनका, या इनके वकील वहां की हायर कोर्ट से राहत ले आए तो ले आए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। जी चलिए अमर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और अब और इंटरेस्टिंग है, अगले हफ्ते तो लोकसभा होगी, तो नए मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा होगी, और दूसरे हम लोग अडानी के सवाल में अभी और घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, हम लोग उसके ऊपर गौर करेंगे, और अभी चुनाव आयोग के पूरे आंकड़े आएंगे तब उनकी एक समझ बनेगी कि भाई किस तरीके से क्या हुआ है। ये सब हम लोग और आगे इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, अब मैं बस चलते चूंकि आपने नाम ले लिया, मैं उस पर बोल नहीं रहा था, थोड़ा आपको कहीं नहीं लगता कि एक समय ऐसा आ गया जब इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा अपने को निष्पक्ष दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का विश्वास हट रहा है उसमें से। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन, देखिए भारत का चुनाव आयोग तो जो पिछले चुनाव आयोग रहे हैं, खासतौर से TN शेषन के जमाने का चुनाव आयोग, उसके बाद के कुछ चुनाव आयोग, ये उसकी छाया भी नहीं रह गया है। ये चुनाव आयोग बहुत बुरी हालत में है। इसको अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।